हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा टेलीस्कोप। तो सबसे पहले टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या वो समझिए। माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की इमेज को इनलार्ज कर देता है, मतलब बड़ा कर देता है। आम भाषा में एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि लार्ज इमेजेस बनाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, सिंपल में साइज को इंक्रीज कर देता है। लेकिन जो टेलीस्कोप है वो क्या करता है, वो फार अवे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे बहुत बहुत दूर है, लाइक प्लैनेट, स्टार्स, मून एक्सेट्रा, उनको क्लियरली देखने में हेल्प करता है। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है जी, कैसे क्लियरली दिखेगा सर? बाय ब्रिंगिंग दोज ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई। उन ऑब्जेक्ट को आईज के क्लोज लाएं। अब कैसे ला सकते हैं? खुद मून को, खुद स्टार को तो उठा के ला नहीं सकते, है ना। सो हम क्या करेंगे, हम उन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को आई के क्लोज बनाएंगे। उसका रीजन है विजुअल एंगल। बिकॉज आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा आपको ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी बड़ी दिखेगी ऑन टू द रेटिना ऑफ आई, जिसकी वजह से आप उसको क्लियरली देख पाएंगे। अब कोई अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत दूर है तो वो हमको बहुत छोटा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ये जो एंगल विद आई बन रहा है, ये थीटा, विजुअल एंगल, ये बहुत छोटा होगा पुत्र। और अगर थीटा छोटा, आपको याद कीजिए बताया था कि आई जो है आई जो है वो ये आया, ये एंगल थीटा, तो ये यहां पे एंगल थीटा, ये इमेज बन रही थी, याद है। तो जितना एंगल थीटा बड़ा होगा, जितना विजुअल एंगल बड़ा होगा, इमेज उतनी बड़ी बनेगी और उतना क्लियरली और उतना साफ आपको दिख पाएगा। यही हम करते हैं जब हम किसी भी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को क्लोज टू द आई लेके आते थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पे तो थीटा बहुत स्मॉल है, तो अब क्या करें? तो अगर इस ऑब्जेक्ट के किसी तरीके से हम इमेज ही यहां बना लें, तो ये जो आई है, ये थीटा देखिए, ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर विजुअल एंगल ये वाला थीटा, नाउ से थीटा डैश है, ये जो थीटा है ये बड़ा हो गया, यानी कि विजुअल एंगल अगर इनलार्ज हो गया, तो इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज और इस इमेज की जो इमेज है वो भी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। सो एज विजुअल एंगल इज वेरी स्मॉल फॉर द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, so to increase the visual angle, object should bring close to the eye by forming its image close to the eye. For that purpose we have a telescope. तो टेलीस्कोप क्या करता है पुत्र? ऑब्जेक्ट को नजदीक लाता है। और माइक्रोस्कोप क्या करता है? ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो ये मेन डिफरेंस है, अगर आप ध्यान में रख सके तो इसके बेस पे इजी हो जाएगा आगे समझना। तो स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप दो टाइप का है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में डेफिनेटली किसी तरह का रिफ्रैक्शन कंसेप्ट ज्यादा यूज होगा, रिफ्लेक्शन वाले में रिफ्लेक्शन होगा। और आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब दोनों टेलीस्कोप्स के द्वारा हमें कैलकुलेट करनी होती है या सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चेक करना होता है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ पे भी है बीटा बाई अल्फा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। विजुअल एंगल formed by final image with eye divided by visual angle formed by object। अब यहां पे आगे placed at d, placed at infinity ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है जी, बिकॉज ऑब्जेक्ट को d पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल केसेस होंगे जो हम बाद में देखते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल ऑब्जेक्ट जो विजुअल एंगल बनाता है और जो फाइनल इमेज विजुअल एंगल बनाता है, तो बोले तो बीटा बाय अल्फा। तो पुत्र इसके लिए आपने क्या करना है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव लेना है जो कि लार्ज अपर्चर का हो और जिसका फोकल लेंथ लार्ज हो। ठीक है, अपर्चर लार्ज इसलिए लिया जाता है सो दैट जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से अपनी रेस को इमिट कर रहा है तो आप मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट रिसीव कर सको, क्योंकि जितनी ज्यादा रेज ऑफ लाइट होंगी उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना आपके ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर होगा। क्लियर हो गया? सो ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ लार्ज अपर्चर, बड़ा अपर्चर। सर माइक्रोस्कोप के उल्टे वाला काम हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद आईपीस जो है वो आपने स्मॉल अपर्चर का यूज करना है और जिसका फोकल लेंथ भी छोटा हो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव। ठीक है पुत्र, माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम साइज छोटा लेते थे ऑब्जेक्टिव का, वो एक्चुअल में बहुत छोटा होता था। सपोज अगर आईपीस का वहां पे फोकल लेंथ 100 है, तो जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होता था वो 2.5 2
2, 3, 5 इतना होता है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत छोटा। लेकिन यहाँ पे जो आई पीस है वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। सपोज मैंने एग्जांपल लिखा है कि अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 100 मीटर है तो आई पीस का कंपैरेटिवली टू ऑब्जेक्टिव छोटा तो है, 10 to 20 मीटर आप ले सकते हो, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। क्यों? अभी आपके सामने आएगा। अब सपोज आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है, सपोज कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ए से बी उसके ऑब्जेक्ट का आपने पिक्चर बनाया, वहां से रेज आ रही है, पहली रे आई ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, सीधा चलेगी। दूसरी रे पैरेलल टू दिस रे आ रही है और वो लेंस से स्ट्राइक होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी और क्रॉस होगी ऑन टू द या मीट करेगी ऑन टू द फोकल प्लेन। देखिए अगर दो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तब वो फोकस के ऊपर कन्वर्ज होती हैं, लेकिन अगर कोई दो पैरेलल रेज या नंबर ऑफ रेज पास हो रही हैं थ्रू द कन्वेक्स लेंस तो वो फोकल प्लेन के ऊपर इमेज बनाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि यहीं पे बनाएंगे, वो कहीं पे बना सकते हैं। लेट्स सपोज ए डैश बी डैश यहाँ पे इन्होंने इमेज बनाई और ये जो इमेज है ये रियल है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उसकी छोटी इमेज बन गई, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब इसकी थोड़ी सी बड़ी इमेज अगर हमें देखने लायक बन जाए तो हमें ये ऑब्जेक्ट वहां जाके दिख सकता है क्लियरली। उसके लिए हमने यूज किया हुआ है आई पीस और आपको बताया था कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, तो अगर फर्स्ट लेंस के द्वारा कोई इमेज बनेगी तो सेकंड लेंस के लिए वो इमेज जो है वो एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यहां से एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी रिफ्रैक्शन निकल जाएगी, दूसरी रे सपोज गई और वो फोकस ऑफ आई पीस से निकलेगी तो ये रेज डाइवर्जिंग है, आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे को एक्सटेंड करते तो सपोज यहां मिल गई। अब आप देखिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इतनी बड़ी बन गई, ए डबल डैश बी डबल डैश कैसी बनी है? वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड, यही आप चाहते थे। अब इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इमेज उतनी ज्यादा क्लियर दिखेगी और एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज उसके मुकाबले छोटी दिखेगी लेकिन आपको क्लियर दिखेगी, यानी कि बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो अब आपको यहां दिखेगा। यहां तक अगर आप समझ गए हो तो अब आप देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा पुत्र? सपोज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। क्लियर हो गया पुत्र? ये इसका फोकल लेंथ है आई पीस का एफ ई, और ये अगर चाहिए होगा तो हम रख लेंगे ये होगा इमेज डिस्टेंस फॉर फॉर आई पीस। यहां तक क्लियर है पुत्र? अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमें यूज करना है बीटा बाय अल्फा। तो बीटा और अल्फा को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बीटा क्या था? एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज। ये रही फाइनल इमेज। फाइनल इमेज क्या एंगल बना रही है पुत्र? ये विद आई, दैट इज कॉल्ड बीटा। ये समझ में आया? तो स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए बीटा अपॉन अल्फा चाहिए। देखिए ये रही फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आई के साथ जो एंगल बना रहा है ये ब्लू पेन वाला, दिस इज कॉल्ड बीटा। ठीक है पुत्र? अब अल्फा निकालना है। अल्फा क्या था? एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट विद एन आई। ठीक है, अल्फा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है सर, वो आई के साथ क्या एंगल बनाएगा? तो आई जो है इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द टेलीस्कोप। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव या आई लेंस के आई पीस के लेंसेज हैं, ये बेसिकली हमारे लिए आई का ही वर्क कर रहे हैं। अब इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो ऑब्जेक्टिव के साथ एंगल बना रही हैं सपोज अल्फा, तो यानी कि यही होगा आपके आई के साथ भी अल्फा, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू द इन्फिनिटी एंड आई इज वेरी क्लोज टू द टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप के बहुत नजदीक रखी है आपने आंख, तो ये अल्फा है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अल्फा हो गया। अब बीटा और अल्फा चाहिए तो इफ दे आर वेरी स्मॉल देन बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। तो आप tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालिए। tan बीटा क्या होगा पुत्र? ये वाला देखो, a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन C22 b डबल डैश, लेकिन एक छोटा ट्रायंगल देखो ये वाला, तो a डैश b डैश अपॉन C22 b डैश लिख दिया। tan अल्फा निकालिए, ये वाला ट्रायंगल, यही वाला, ये a डैश b डैश अपॉन C12 b डैश। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर के लिए बीटा अपॉन अल्फा लिखिए, तो a डैश b डैश और a डैश b डैश कट गया, तो बचा क्या? C12 b डैश अपॉन C22 b डैश। अब C1 से b डैश क्या है पुत्र? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और C22 b डैश क्या है सर?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो F0 अपॉन UE, दिस कुड बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी आप केस बनाइए। सबसे पहले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होती है? जिस समय फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंट विजन पे यानी कि डी पे बनता है, बट उस समय आई जो है वो हमारी स्ट्रेस्ड होती है। ठीक है मतलब, तो उसके हिसाब से अब हमने जो छेड़खानी करनी है वो फॉर्मूले में यूई के साथ, मतलब आई पीस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ करनी है। तो हम सारी की सारी बात आई पीस की ही करेंगे अब स्पेशल केसेस में। अब यूई क्या है? यहां से यहां तक माइनस यूई, ये लिख दिया। ठीक है, वीई क्या है? माइनस डी। और एफई क्या है? आपको पता है कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ प्लस एफई। तो आप लेंथ फॉर्मूला लगाएं 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाय यू। तो वैल्यूज पुट करें, वी की वैल्यू माइनस डी, यू की वैल्यू माइनस यूई, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये इधर आ जाएगा। तो 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 बाय डी। अब इसकी वैल्यू को यहां पुट करो 1 बाय यूई को, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू F0 इंटू 1 बाय यूई। 1 बाय यूई का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 बाय डी। ठीक है जी। अब यहां से एफ ई अगर आप कॉमन लेना चाहो तो आप क्या करेंगे? तो इधर एफ ई को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो जो डिवाइड वाला है वो तो कॉमन होकर बाहर आ गया, मल्टीप्लाई वाला अंदर आ गया। तो वैल्यू आ गई जी मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू F0 अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बटा डी डिवाइडेड बाय डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट सेकंड केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन जैसा पहले भी बताया था, उस समय फाइनल इमेज कहां बनेगी पुत्र? इन्फिनिटी पे, और हमारी आई कैसी होगी? रिलैक्स्ड। ठीक है, तो अब यूई कितना है? माइनस यूई, और इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे, फोकल लेंथ प्लस एफ ई। तो अगेन आपने लेंस फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाय यू। आई पीस के लगाना है इसलिए मैंने ई साथ में लगाया हुआ है। तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय माइनस यूई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। अब यही फॉर्मूला दोबारा से यहां लगाइए मैग्नीफाइंग पावर का, जो आपने फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू F0 अपॉन यूई फॉर टेलीस्कोप, जनरल फॉर्मूला। तो 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई, तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू F0 अपॉन एफ ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अगेन मिनिमम मैग्निफिकेशन फॉर अ टेलीस्कोप व्हेन आई इज फुली रिलैक्स्ड। तो बता, however, refracting telescope help us to see the far away objects clearly to us, but it has some limitations. पहला कि जो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया है वो लार्ज अपर्चर का होना चाहिए, फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप लार्ज अपर्चर का फोकल लेंथ यूज करोगे तो वो एक मोटा तगड़ा लेंस होगा। अगर वो मोटा तगड़ा लेंस होगा तो डेफिनेटली उस लेंस को बनाने के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा और उस लेंस को बनाना भी उतना ज्यादा मुश्किल होगा। सो टू मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर इट इज अ हार्ड टास्क, मुश्किल हो जाएगा टू मेक अ लार्ज अपर्चर साइज्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। सेकंड, कॉस्टली हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया। और थर्ड, इतना बड़ा, कितना बड़ा? बहुत बड़े अपर्चर वाला जो आप ऑब्जेक्टिव लेंस लेके घूमोगे तो उसको मैकेनिकली होल्ड करना, मैकेनिकली यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना पुत्र। फोर्थ, स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन याद कीजिए, आपने अभी तक जितने भी कन्वेक्स लेंस के बारे में कहानियां स्टडी करी हैं वहां पे आपने स्टडी किया है कि उसका अपर्चर छोटा होगा और वो थिन होगा, जिसकी वजह से जो रेस पैरेलल होंगी वो एक फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। पर यहां पे तो पुत्र आपका जो लेंस है वो मोटा ताजा है और लार्ज अपर्चर का है, यानी कि दो तरह की रेस हम समझ सकते हैं, एक मार्जिनल रेस और पैराएक्सियल रेस। पैराएक्सियल रेस वो जो प्रिंसिपल फोकस के पास होती हैं, मार्जिनल जो दूर होती हैं। तो जो पैराएक्सियल रेस हैं, ये पैराएक्सियल रेस, इनका फोकस जो है सपोज वो यहां पे है, ठीक है पुत्र। लेकिन जो मार्जिनल रेस है, मार्जिनल रेस जो दूर दूर हैं, उनका फोकस जो है वो कुछ और होगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सो दिस इज स्फेरिकल एब्रिएशन ड्यू टू द शेप एंड साइज ऑफ अ लेंस। The focus for the different rays, paraxial और marginal rays are different। तो सर हमारा तो फिर कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। एंड देन इज क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन आपको याद होगा प्रिज्म में आपको करवाया था कि जो व्हाइट लाइट ही होती है, लेट्स सपोज वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, और उन 7 डिफरेंट कलर के लिए जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस होगा
तो उसी मटेरियल का जो फोकल लेंथ है वो भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 वाला फॉर्मूले के हिसाब से जब म्यू अलग है तो भैया एफ भी तो अलग होगा, वॉयलेट कलर के लिए डिफरेंट होगा, रेड कलर के लिए डिफरेंट होगा। सो जिसकी वजह से अगेन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो लिमिटेशन शो करेगा। तो रिफ्रैक्टिंग की जगह अगर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को ही कैसगेरियन टेलीस्कोप कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।